हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर। अब यहाँ पर जो एम्पलीफायर है वो हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हमने इसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ा था, साथ ही साथ हमने बाइजिंग को भी पढ़ा था एम्पलीफायर के पर्पज़ से, और साथ ही साथ मैंने एम्पलीफायर के लिए मैंने बात किया था कि इसे एक्टिव रीजन में यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट का होना चाहिए लोड लाइन के बिल्कुल मिड में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हमारा बीजेटी एम्पलीफायर लीनियर बिहेवियर को शो करता है तो इसका एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है मतलब एसी सिग्नल, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहला होता है हमारे पास एसी जो हमें बूस्ट करके चाहिए, यानी कि हम इसी के लिए एम्पलीफायर बना रहे हैं। दूसरा होता है हमारे पास डीसी वैल्यू, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अक्रॉस हमारा जो सिग्नल है वो वेरी होगा और हमें आउटपुट पर मिलेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन होगा इनपुट एसी सिग्नल में और आउटपुट एसी सिग्नल में, क्योंकि आउटपुट एसी सिग्नल हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर लीनियर बिहेवियर अगर शो करता है तो इसका एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड जो रखते हैं सिग्नल का वो हम डीसी वैल्यू से बहुत कम रखते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रखते हैं तो इस लिमिटेशन को, क्योंकि हमें लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है एम्पलीफायर का, ठीक है, तो इसके लिए हमें स्मॉल सिग्नल हमें यूज़ करना होगा। तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल सिग्नल कंडीशन। मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम रखना पड़ेगा डीसी बायस वोल्टेज से। इतना हमें करना है जिससे हमारा एम्पलीफायर को वो लीनियर रीजन में मेंटेन रहेगा, जिससे हम उसका एनालिसिस इजीली कर पाएंगे। अब इसके लिए कुछ मॉडल हम यूज करते हैं। एक है हमारे पास एच पैरामीटर, दूसरा है हाइब्रिड पाई मॉडल और तीसरा है आर ई मॉडल। हम एक एक करके तो समझेंगे, पर इस लेक्चर में हम केवल अभी एच पैरामीटर पर फोकस करेंगे। ये है क्या, ठीक है। एच पैरामीटर का मतलब होता है हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। ये हाइब्रिड पैरामीटर बेसिकली सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सारे पैरामीटर्स का मतलब क्या। भाई एम्पलीफायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्पलीफायर के कुछ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस, या इंपीडेंस हम कह सकते हैं इनको, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, ये, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम टू पोर्ट पैरामीटर की बात करते हैं, ये हमारे पास टू पोर्ट पैरामीटर है। टू पोर्ट पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हम एक तरफ हमारे पास दो पोर्ट हैं, ये वन साइडेड पोर्ट, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये वन पोर्ट है हमारे पास, ये दूसरा सेकंड पोर्ट है। हम दोनों जगह, दोनों ही पोर्ट पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। हमने एक जगह V1 दिया है, दूसरी जगह V2 दिया है। एक जगह हमने I1 दिया हुआ है, ये I1 और ये मेरा I2 है। अगर हमने वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो करंट भी फ्लो होगा। तो पोर्ट 1 पर V1 अप्लाई कर रहे हैं तो करंट I1 मिल रहा है, पोर्ट 2 पर हम V2 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें करंट वहाँ पर I2 मिल रहा है। तो इस पोर्ट पर ये दोनों जो चीज़ है वो हमें एक साथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे जो पोर्ट जो ऐसे जो नेटवर्क होते हैं, ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट के, इनको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। इसका एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं, जैसे इम्पीडेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर और एच पैरामीटर, ठीक है। तो ये जो एच पैरामीटर है ये सारे पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी हमने पहले बात की, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड पैरामीटर। इसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको बीजेटी उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये चारों पैरामीटर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है ये इसके लिए बहुत सुटेबल पैरामीटर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन, ये V1 इक्वेशन है, यानी कि पोर्ट 1 पर अप्लाई होने वाला जो इक्वेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो I1 यानी कि फर्स्ट करंट और V2 वोल्टेज V2 इस पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ करंट I2 किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी I1 और V2 पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखेंगे। ये याद होना चाहिए, एच पैरामीटर की जो इक्वेशन है वो हमको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक करके इसको एनालिसिस को देखते हैं। हालांकि अभी हम केवल H11, H12, H21 और H22 की डेफिनेशन को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ये है क्या और किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम एनालिसिस पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जब हम टू पोर्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो हम दोनों को एक साथ हम एनालिसिस नहीं कर सकते। दोनों पोर्ट के जो पॉइंट, दोनों पोर्ट्स के पैरामीटर को हम एक साथ एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें एक एक करके एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हम जब भी एक साइड के पैरामीटर को एनालिसिस करते हैं तो दूसरे साइड के पैरामीटर को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमें दो पैरामीटर दिख रहे हैं, एक I1 है और V2 है। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं, इफ I1 इज इक्वल टू 0, अगर I1 0 हो जाए तो क्या होगा। I1 0 मतलब हम क्या कर रहे हैं, ओपन सर्किट कर रहे हैं। तो I1 0 का मतलब जो पोर्ट 1 होगा उसे हम ओपन सर्किट करेंगे। अब इसमें देखते हैं हमें मिलेगा क्या। अगर ऐसा करते हैं
तो हमें क्या मिल रहा है, V1 इज इक्वल टू H12 V2 मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें इसकी, किसकी, H12 की, क्योंकि हमें डिफाइन करना है कि बेसिकली H12 डिफाइन करके आ रहा है। ठीक है, H12 को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2 मिलेगा। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, V1 अपॉन V2 मतलब इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं कहूँ कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है वोल्टेज गेन, और ये क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये रिवर्स वोल्टेज गेन है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसका नोटेशन हम इसे एच आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब सेकंड पे हमें क्या मिल रहा है, सेकंड इक्वेशन से हमको मिल रहा है I2 इज इक्वल टू H22 V2। यहाँ पर अगर हम H22 को निकालें तो H22 क्या निकल रहा है, I2 अपॉन V2 निकल रहा है। तो ये क्या है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं बोलूँ इसको कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, पर ये रिवर्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, तो आउटपुट एडमिटेंस को इसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, तो ये दो पैरामीटर में निकल गए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इफ V2 इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड पोर्ट के पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हम जो फर्स्ट साइड का पैरामीटर उसको हम डिफाइन कर पाएँ ये बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू H11 I1 मिलेगा। यहाँ से अगर हम H11 की डेफिनेशन निकालें तो हमें क्या मिल रहा है, V1 अपॉन I1। ये रेशियो क्या है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, तो ये रेजिस्टेंस है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हम एच आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं I2 पर, सेकंड इक्वेशन पर। I2 इक्वल टू क्या है, क्या मिलेगा, I2 H21 I1 मिलेगा। तो यहाँ से H21 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, I2 अपॉन I1 मिल रहा है। तो ये क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, करंट गेन। ये क्या बन गया, करंट गेन। इसे हम क्या बोलेंगे, एच एफ से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, एच एफ से डिनोट कर देंगे। अब जो इक्वेशन हो गई वो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पे हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब हमारी जो इक्वेशन बन गई वो क्या हो जाएगी, हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, HI1 प्लस H12 को हमने क्या निकाला था, HR V2। अब यहाँ पर आते हैं हम, I2 इज इक्वल टू HFI1 प्लस, और H22 क्या था हमारे पास, H22 तो HOV2। ठीक है, ये हमारे पास मॉडिफाई इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इक्वेशन तो निकाल ली, साथ ही साथ अब हमको ये देखना है कि H मॉडल से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि उसका ग्राफ जो सॉरी इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या हम बोलें इसका सर्किट डायग्राम, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है, करंट की इक्वेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ तो मिलेगी हमको। तो ये जो इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि वही डायग्राम हमें ट्रांजिस्टर में काम आने वाला है। कैसे, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ देखते हैं ये क्या है, हमारे पास V1 है। ठीक है, तो V1 की जो इक्वेशन है वो HI1 प्लस HR V2 है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज की इक्वेशन की बात करें तो वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है, KVL से। KVL क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0, या फिर हम ये कह सकते हैं भाई सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। तो V1 हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, बाकी सब वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, I1, और हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं V1। ठीक है, तो ये पहला जो मिलेगा वो मुझे HI इंटू I1, HI इंटू I1, ये रेजिस्टेंस इंटू करंट वोल्टेज मिल गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में प्लस HR V2 देखने को मिल रहा है।
तो ये जो एच आर वी टू बेसिकली क्या है, ये V1 किस पर डिपेंड कर रहा है, V2 पर, यानी कि हमारा जो V1 है वो सेकंड पोर्ट के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर V2 चेंज हुआ तो मेरा V1 भी चेंज हो जाएगा। दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी, इसे हम डिपेंडेंसी कहेंगे। इसका मतलब ये जो एच आर वी टू है बेसिकली क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस और उसको माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एच आर वी टू। ठीक है, ये हो गया एच आर वी टू। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, अब सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इक्वेशन किसकी है, करंट की है, यानी कि हम इसको केसीएल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0, या फिर सप्लाई करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटपुट करंट। ठीक, तो ये हमारे लिए सप्लाई करंट हो गया, ये I2 साइड का है, तो हमें अब सेकंड पोर्ट बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या बनाएंगे इसको, प्लस माइनस, हमने यहाँ क्या लगा रखा है, V2 है, करंट यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहला करंट हमें क्या मिल रहा है, HF_I1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, HF_I1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 2 जो है ये 2 है, और इसमें आ क्या रहा है, करंट टर्म आ रहा है, कौन सा वाला, पहला वाला। तो यहाँ पर I2 किस पर डिपेंड कर रहा है, I1 पर डिपेंड कर रहा है। I1 चेंज हो गया तो मेरा I2 भी चेंज होगा। तो ये क्या है, करंट डिपेंडेंट टर्म है। अगर ये करंट डिपेंडेंट टर्म है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, करंट डिपेंडेंट टर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो सिंबल है डिपेंडेंट टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है, करंट है तो करंट के लिए हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज है तो प्लस माइनस से रिप्रेजेंट, तो इसको हम लिखेंगे HF_I1। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म जो है वो क्या है, HOV2। HOV2, अगर हम बोलें V2, अगर हम बोलें V2, तो V2 क्योंकि हमें करंट निकालना है, तो V2 अपॉन R2, तो ये तो हो गया करंट, पर ये क्या है, HO, यानी कि HO क्या है, 1 अपॉन R2 है। HO क्या है, 1 अपॉन R2 है, तो ये क्या है, एडमिटेंस है। ये बेसिकली HO क्या है, एडमिटेंस है। तो हम इसे लिखेंगे इस तरह, ये हो गया HO। ठीक है, उम्मीद है ये सर्किट समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से सर्किट समझ में आ गया किस तरह से इक्वेशन में सर्किट बनाएंगे। अब इस सर्किट का यूज हमें ट्रांजिस्टर में करना है। अब वो कैसे करना है इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। अब जरा इस ट्रांजिस्टर को देखो, ये क्या है, कौन सी कन्फिग्रेशन हो। सबसे पहली चीज, हम एम्पलीफायर बना रहे हैं तो कॉमन अमीटर हम कन्फिग्रेशन को यूज करेंगे, तो कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन हम ले रहे हैं। अब जरा यहाँ देखो, बेस और अमीटर के बीच में क्या आ रहा है, VB आ रहा है। क्या हम इसको V1 बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। IB को हम क्या बोल सकते हैं, बेस करंट है, तो हम टू पोर्ट के नेटवर्क के रेस्पेक्ट में इसको हम I1 कह सकते हैं। आउटपुट साइड पे जाएं तो कलेक्टर और अमीटर के बीच में क्या वोल्टेज आता है, VCE आता है। ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, IC आउटपुट करंट। तो ये बिल्कुल कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, टू पोर्ट नेटवर्क की तरह से ये हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है वो इसमें अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि ये भी लीनियर है और कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को यूज करके हम एम्पलीफायर बना रहे हैं, स्मॉल सिग्नल के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब वो भी कैसा होगा, लीनियर होगा। तो लीनियर एनालिसिस के लिए हम एच पैरामीटर का वहां पे यूज कर सकते हैं। मुद्दा क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो बस अब ये जो हमने डायग्राम ये बनाया था इसको हम चेंज करके यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। बस क्या करना है, इसी को चेंज करना, चेंज कुछ नहीं करना, बस नाम बदलना है। बस नाम कैसे बदलना है, कॉमन एमीटर है तो HI के साथ क्या लगा दिया, E लगा दिया, HR के साथ E लगा दिया, 2 है तो हमने VCE कर दिया, यहाँ पर HF है तो HFE कर दिया, IB HOE VCE। इस तरह से हमने ये नाम इसके कर दिए, क्यों, हम कॉमन एमीटर के लिए लें। अगर ये कॉमन बेस के लिए होता तो क्या करते, B लगा देते, बस कॉमन कलेक्टर के लिए होता तो हम C लगा देते सभी के साथ। ठीक है, मुद्दा क्लियर हो गया, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे एम्पलीफायर बनाना। ठीक है, एम्पलीफायर में इसको अगर हमें यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो ये हमारे पास ये सर्किट है जो कि एम्पलीफायर सर्किट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर RS, जरा देखो यहाँ पर RS VS और ZL। ठीक है, यहाँ ZL या हम इसको RL भी कह सकते हैं, हम इक्वेशन में RL को यूज करेंगे। ठीक है, RL, तो ये हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, किसके साथ,
ट्रांजिस्टर के साथ। तो जहां भी ट्रांजिस्टर ये सिंबल दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा कुछ कर लो यूं। तो इसकी जगह हम इस पूरे सर्किट को बस सिंबल की जगह एज इट इज लगा सकते हैं। अब उसके साथ जो भी अलग अलग रेजिस्टेंस या जो अलग अलग कंपोनेंट उसके साथ ऐड है वो हम इसमें अटैच इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरा ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया पूरा। अब इसके साथ क्या कनेक्ट है, आर एस कनेक्ट है, करेक्ट। हम यहाँ पर इसके लिए साथ आर एस कनेक्ट कर देते हैं। और क्या कनेक्ट है इसके साथ, वी एस कनेक्ट है, क्योंकि हमें सिग्नल देना है ना। वी एस कनेक्ट है। यहाँ पे क्या कनेक्ट है, सर्किट पे चलें वापस। देखो सर्किट पे साथ में क्या कनेक्ट है, जेड एल या फिर आर एल, हम आर एल लेंगे इसमें, ठीक है। आर एल कनेक्ट है, तो आर एल कनेक्ट है, इसके साथ आर एल कनेक्ट कर, हमने क्या साथ आर एल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर, आई एल जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर, आई एल जाएगा। देखो जरा, आई एल, यहाँ पर आई टू जा रहा है। अभी बात समझ में आ जाएगी क्या ये जो है वो क्या है। अगर हम ट्रांजिस्टर को अगर हम देखें, ट्रांजिस्टर आई सी जा रहा है, और हमने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम देखा हुआ है कि हमने आर सी जब हमारा हम लेते हैं, यहाँ पर सपोज हमने ले लिया यहाँ पे आर सी, और यहाँ पर हमने वी सी सी अप्लाई कर दिया, ये आर सी अप्लाई कर दिया, तो करंट कैसा फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम करंट को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैसा लेते हैं, हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि ये होता है फॉरवर्ड बाइस, और इसको हम रखते हैं रिवर्स बाइस। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है। तो हुआ कुछ नहीं है, आर एल के लिए हमने एल लिया हुआ है, तो यहाँ पर आई सी इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो रहा है, इसलिए हमने आई सी को इस पॉइंट पर हमने ले रखा है। ठीक है, बस इतनी सी बात। बिल्कुल हमने क्या करा, जैसा हमारे पर ऊपर सर्किट था वैसा हमने इसमें अप्लाई कर लिया इसके साथ। ठीक है, तो ये सर्किट हमारा बना। अब इस सर्किट का हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हम इस सर्किट को यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या फ्लो हो रहा है, आई एल फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, आई टू मान लेते हैं। यहाँ पर आई वन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट पर हमारे पास वोल्टेज क्या है, वी वन है। इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, वी टू है। ठीक है, इस तरह क्लियर है कहानी। चलो अब एक एक पैरामीटर को हम यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है करंट गेन। करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आउटपुट करंट, हमने आउटपुट को क्या लिया हुआ, आई एल लिया हुआ है, और इनपुट करंट, इनपुट पे क्या है, आई वन है। ठीक है, आउटपुट करंट आई एल अपॉन आई वन। अब ये जो आई एल है वो बेसिकली क्या है, देखो जरा, आई एल जो है वो आई टू का रिवर्स है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे माइनस आई टू अपॉन आई वन। ठीक है, आई टू अपॉन आई। अब यहाँ पर हमें आई टू और आई वन का रेशियो में चाहिए, तो ये हमें मिलेगा कैसे, हमें इक्वेशन अपनी पता है, कौन सी वाली इक्वेशन पता है ना, सेकंड नंबर की इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन टू हम ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन जो टू थी हमारी वो क्या थी, आई टू इज इक्वल टू एच एफ ई, क्योंकि हम कॉमन एमीटर के लिए ले रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं भाई, ये वाला जो टर्म है ये बेस है, ये वाला हमारे पास कलेक्टर है, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ई से कनेक्ट है ना, तो ई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एच एफ ई, ठीक है, आई वन प्लस एच, और क्या था क्वेश्चन में, ओ, ओके, तो हम यहाँ पर एच ओ ई वी टू ले लेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पे वी टू की हमें इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पर जो वी टू है वो बेसिकली क्या है, आई एल मल्टीप्लाई आर एल है। ठीक है, और आई एल किसके बराबर है, माइनस आई टू के बराबर है, आई टू आर एल हो जाए, तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, आई टू इज इक्वल टू एच एफ ई आई वन प्लस एच ओ ई, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, हम माइनस ले रहे हैं ना, एच ओ ई आर एल आई टू। अब आई टू वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, आई टू प्लस एच ओ ई आर एल आई टू इज इक्वल टू एच एफ ई आई वन। ठीक है, तो यहाँ से आई टू कॉमन, वन प्लस एच ओ ई आर एल बचेगा, यहाँ मिलेगा एच एफ ई आई वन। देखो यहाँ से मिल गया रेशियो, हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, आई टू अपॉन आई वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच
एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ये मिल गया। अब इस जो रेशो हमें मिला है, यहाँ से हम करंट गेन ए आई हम कह सकते हैं ये मिलेगा हमें माइनस एच एफ ई, क्योंकि माइनस का आ रहा है ना रेशियो, 1 प्लस एच ओ ई, ये हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा आ गया क्या, करंट गेन आ गया, किसके लिए, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं इसके साथ दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। अब इनपुट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज क्या है, V1 इनपुट करंट अपॉन I, ठीक है, V1 अपॉन I1 हमें ये लेना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, V1 इज इक्वल टू एच आई, यहाँ पे लिख लेते हैं एच ई ई I1 प्लस एच आर ई वी। ओके, ये हमें क्या वैल्यू मिल गई। यहाँ हमें मालूम है कि हमें क्या चाहिए, V1 अपॉन I1 चाहिए, तो ठीक है, I1 से हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू एच आई ई प्लस एच आर ई V2 अपॉन I1। अब ये तो बन, ये जो रेशियो, ये वाला जो रेशियो, ये तो रेशियो डिपेंड कर रहा है इनपुट रेजिस्टेंस को, पर यहाँ पर V2 अपॉन I1 वाला रेशियो आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी इक्वेशन आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन मिलेगी कहाँ से, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी हमको इक्वेशन 2 से। कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। फ्रॉम हमें लिख देते इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, I2 इज इक्वल टू एच एफ ई I1 प्लस एच ओ ई वी, ये इक्वेशन थी। अब इससे पहले हमने बात की थी कि V2 जो है वो बेसिकली क्या है, माइनस I2 RL। हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, I2 इक्वल टू माइनस V2 अपॉन RL होगा। ठीक है, ये मिलेगा, इसे उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं I2 की जगह, तो माइनस V2 अपॉन RL इज इक्वल टू एच एफ ई I1 प्लस एच ओ ई वी। V2 वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन, V2 हमारा कॉमन आ जाएगा, एच ओ ई मिलेगा प्लस 1 अपॉन RL मिलेगा इज इक्वल टू एच एफ ई I1 मिलेगा। ठीक है, क्या किया हमने, V2 वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले गए और वहाँ से हमने V2 को कॉमन ले लिया, माइनस V2 को हमने वहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमको ये फैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ से इस फैक्टर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं V2 अपॉन I1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, माइनस एच एफ ई अपॉन एच ओ ई प्लस 1 अपॉन, इस फैक्टर को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है, इसके लिए हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इस इनपुट रेजिस्टेंस की इक्वेशन बोल, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं या रख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, आर आई ई मिल जाएगा, या आर आई हम बोल रहे हैं इसको, तो आर आई मिल जाएगा एच आई ई माइनस एच एफ ई एच आर ई अपॉन एच ओ ई प्लस 1 अपॉन, ये आ गया हमारे लिए इनपुट रेजिस्टेंस की इक्वेशन, हमारी कैलकुलेट हो गई। उम्मीद है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसे पैरामीटर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, शेयर करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ हम अब आगे के पैरामीटर पे चलते हैं। वो आगे का जो पैरामीटर है वो क्या है, वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल डेफिनेशन को लेकर के चल रहे हैं, तो सिंपल डेफिनेशन क्या है वोल्टेज गेन की भाई, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हम V1 को कह सकते हैं कि हमारे पास इनपुट करंट है और इनपुट रेजिस्टेंस है। तो इनपुट करंट क्या है हमारे पास, I1 है, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, RI है। ठीक है, ये है, इसे उठा के यहाँ पर हम पुट कर देते हैं।
इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 मल्टीप्लाई RI। ठीक है, अब जरा इसको देखो V2 अपॉन I1, ये V2 अपॉन I1 का रेशियो हम शायद कैलकुलेट कर चुके हैं। V2 अपॉन I1 का रेशियो क्या था, ये रहा V2 अपॉन I1 माइनस HFE अपॉन HOE 1 प्लस 1 अपॉन RL। तो ये जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था ये हम आगे इस फैक्टर में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मिला था वो मिला था माइनस HFE अपॉन HOE प्लस 1 अपॉन RL, है ना, HOE प्लस 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन RI। ठीक है, इंटू 1 अपॉन RI। तो ये जो RI है ये भी हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो RI की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा वोल्टेज गेन यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वोल्टेज गेन की इक्वेशन को यहाँ पर बस इतना सा रख देते हैं कि AVE इज इक्वल टू माइनस HFE अपॉन HOE प्लस 1 अपॉन RL इंटू 1 अपॉन, ऐसा ये कैलकुलेट हमारा जो वोल्टेज गेन है वो कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, V2 अपॉन I2 होता है। ठीक है, तो अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम I2 की इक्वेशन को यहाँ पर ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, I2 इज इक्वल टू HFE I1 प्लस HOE V2, ये थी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर V2 अपॉन I2 हमें मालूम है और हमने यहाँ पे I2 ले रखा है, तो हम क्या करें इसमें डिवाइड कर देते हैं V2 को, फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे रिवर्स कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू HFE I1 अपॉन V2 प्लस HOE, ये मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इस वाले पैरामीटर को मैं रिवर्स कर दूंगा तो मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस तो मिल जाएगा, पर यहाँ पर I1 अपॉन V2 मिल रहा है, तो ये क्या मैं कैसे निकालें। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस इक्वेशन की तो मैं प्रीवियस इक्वेशन में हम निकाल चुके थे, पर नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस की हमें बात करना है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, V2 अपॉन I2 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, V2 अपॉन I2 की बात करेंगे, पूरा एनालिसिस किसका चल रहा है, सेकंड पैरामीटर सेकंड पोर्ट का चल रहा है। तो हमने पहले बात की कि अगर सेकंड पोर्ट के पैरामीटर को अगर ले रहे हैं तो इनपुट वाले पोर्ट का जो पैरामीटर होंगे उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, Vs को यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। कौन सा Vs, ये वाला Vs, इसे हमें 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो Vs को 0 लेंगे और यहाँ पर हम KVL लगा देते हैं। क्या करें हम यहाँ पे Vs को 0 लेकर के यहाँ पे KVL लगा दें, यहाँ पे हम KVL लगाएंगे, Vs 0 है तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं हम, तो हमें यहाँ इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी 0 इज इक्वल टू I1 RS आएगा। ठीक है, I1 RS आएगा, देखो जरा I1 RS मिलेगा, फिर क्या मिलेगा यहाँ पे I1 HIE और प्लस HRE VC। ठीक है, ये मिलेगा हमको, लिख लें यहाँ पे I1 HIE प्लस HRE V2 मिलेगा। ठीक है, ये HRE V2 मिलेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, VCE लिया हुआ है, इसको VC को यहाँ से V2 कर देते हैं। ठीक है, हम इसको VC की जगह क्या कर देते हैं, इसको हम V2 कर देते हैं, और ये जो IB है इसको हम I1 कर देते हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। तो अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V2 पर I1 का यहाँ से अब हमें रेशियो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, हम माइनस HRE V2 कर लेते हैं, I1 को कॉमन ले लेते हैं, RS प्लस HIE मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा, हमें I1 अपॉन V2 की वैल्यू चाहिए, तो I1 अपॉन V2, तो हमें यहाँ पे मिलेगा HRE अपॉन RS प्लस HIE, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस फैक्टर को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो
I2 अपॉन V2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस HFE HRE अपॉन RS प्लस HIE प्लस HOE। अब इसे रिवर्स कर दो, ठीक है। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो V2 अपॉन I2 ये कन्वर्ट हो जाएगा RO में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन HOE पॉजिटिव का है तो हम इसको पहले लिख देते हैं माइनस HFE HRE अपॉन RS प्लस HIE। ये मिल गया हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने वोल्टेज गेन की बात की थी जब हमने सोर्स रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। क्या हो, जब हमें सोर्स रेजिस्टेंस को भी हम कंसीडर करें तब हमारा जो वोल्टेज गेन है कुछ बदल जाएगा। हम इसे AVS से रिप्रेजेंट करेंगे और अब हमारा जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा V2 अपॉन, वहाँ पे हमने क्या लिया था V1 लिया था, पर अब यहाँ पे क्या लेंगे हम VS। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें सोर्स वोल्टेज यानी कि हमारा जो सिग्नल है उसे भी अब कंसीडर हमें करना पड़ेगा। ये रहा, हमने पहले यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर नहीं किया था, हमने सिर्फ क्या कंसीडर किया था, इस V1 को हमने कंसीडर किया था, जो वोल्टेज यहाँ पर V1 ड्रॉप हमें मिल रहा था। अब हमें सोर्स रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना है तो हमें सप्लाई वोल्टेज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरे पास V2 है, ठीक है, और इनपुट वोल्टेज क्या है मेरे पास VS है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर मैनिपुलेट करते हैं इसको। AVS इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में V1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं VS का V1 का मल्टीप्लाई कर दो, V1 का डिवाइड कर दो, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं। इस फैक्टर को देखो, ये जो फैक्टर है ये क्या शो कर रहा है, ये वोल्टेज गेन की इक्वेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? वोल्टेज गेन की इक्वेशन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं AV मल्टीप्लाई V1 अपॉन VS लिख सकते हैं। अब थोड़ा डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा RS सोर्स रेजिस्टेंस था और इस सर्किट के अक्रॉस हमने क्या निकाल लिया था, अपना इनपुट रेजिस्टेंस। टोटल हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस था सर्किट का वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था, जिसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आ रहा था, V1 आ रहा है। वोल्टेज क्या आ रहा था, V1 आ रहा। ठीक है, करंट क्या फ्लो हो रहा था इसमें, I1 फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ से हम V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से V1 क्या मिलेगा हमको, V1 मिलेगा VS अपॉन RS प्लस RI। ये टोटल करंट मिल जाएगा हमारा जो I1 था, करंट मिल के इनटू रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, RI रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम VS अपॉन, या V1 अपॉन VS है ना, V1 अपॉन VS का रेशियो निकालना है, वो मिल गया हमको RI अपॉन RS प्लस RI। ये RI क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट कर चुके, वो फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, वो उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फैक्टर आ गया V1 अपॉन VS। अभी एक फैक्टर और निकालना है, AV वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन कैसे निकालेंगे, AV, इस फैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या बोल रहा था हमने यहाँ पर, उसका हमने बोला था हमने V2 अपॉन V1 बोला था, ठीक है। V2 अपॉन V1, V2 क्या हो जाएगा, IL RL अपॉन V1 क्या हो जाएगा, I1 RI, ठीक है, I1 RI, यही होगा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, इस फैक्टर को देखो, ये क्या है, करंट गेन है। तो AB जो है किससे चेंज हो गया, AI RL अपॉन RI से चेंज। अब इन दोनों फैक्टर को इसमें रख देते हैं AVS में। तो AVS में हम दोनों फैक्टर को रखेंगे तो AI RL अपॉन RI मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा यहाँ पे, RI अपॉन
यहाँ पे क्या लिख दें आर एस, ठीक है, और आर एस प्लस आर आई, ठीक है, आर एस प्लस आर आई। यहाँ से ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज गेन मिल गया यूजिंग सोर्स रेजिस्टेंस करंट गेन आर एल अपॉन आर एस प्लस, ठीक है। अभी करंट गेन की इक्वेशन हमें पता है, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, जब हमें करंट गेन हमें मालूम है तो आप करंट गेन की इक्वेशन रख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, वोल्टेज गेन हमें यहाँ पे मिल गया यूजिंग सोर्स रेजिस्टेंस। उम्मीद है पूरी वीडियो ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर के आने वाले हैं।